वेलकम। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। माई सेल्फ BL पाटीदार। आई एम ए ट्रेनिंग ऑफिसर एंड आई हैव 8 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ITI एंड 3 year इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। इस वीडियो में हम मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जो वीडियो रहने वाला है ये जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन सभी को हमने इसमें कवर किया है। और जो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है और जितने ITI की एग्जाम्स होती है, ऑनलाइन एग्जाम्स, SCVT, NCVT, उन सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज हमारे पहले प्रश्न के साथ। MMF का मात्रक है। ये प्रश्न अभी MPPGCL जून 2024 में पूछा गया प्रश्न है। वोल्ट, एम्पियर टर्न, एम्पियर या वेबर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर टर्न। तो MMF का मात्रक हो जाएगा एम्पियर टर्न। यहाँ पर वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्टेज का या EMF का। एम्पियर, एम्पियर धारा का मात्रक है, करंट का। और वेबर फ्लक्स का मात्रक है। तो ये ध्यान रखना आप चारों चीजें। चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी MPPGCL जून 2024 में प्लांट असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विद्युत मापन में मूविंग आयरन यंत्र के संचालन के लिए कौन सा बल आवश्यक है? विच फोर्स इज नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इन इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट? मतलब मूविंग आयरन प्रकार के जो यंत्र होते हैं उसमें कौन सा बल मुख्य बल होता है जिससे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं या जिसके द्वारा हमें मेजरमेंट प्राप्त होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्र परासक बल या विद्युत चुंबकीय बल? यहाँ देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है विद्युत चुंबकीय बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये ध्यान रखना आप कि जितने भी मूविंग आयरन प्रकार के यंत्र हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे वो कार्य करते हैं। अगला है निम्न में लिखित में से कौन सा उपकरण AC मापने के लिए अधिक उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज मोर सुटेबल फॉर मेजरिंग AC? PMMC यंत्र, मूविंग आयरन यंत्र, मूविंग कोयल यंत्र या इलेक्ट्रोस्टैटिक यंत्र? PMMC इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका मूविंग आयरन यंत्र। तो मूविंग आयरन यंत्र है वो AC मापने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि AC के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं, कौन सा उपयोग करते हैं? मूविंग आयरन यंत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी MPPGCL जून 2024 में पूछा गया प्रश्न है। स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आर primarily यूज्ड फॉर AC वोल्टेज मापन, उच्च धारा मापन, उच्च सटीकता के साथ DC मापन, AC और DC दोनों मापन। देखिए AC वोल्टेज मेजरमेंट, हाई करंट मेजरमेंट, DC मेजरमेंट विद हाई एक्यूरेसी, बोथ AC एंड DC मेजरमेंट। तो यहाँ पर जो PMMC प्रकार के यंत्र हैं वो DC मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं और DC मेजरमेंट उच्च सटीकता के साथ DC मेजरमेंट इनके द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, DC मेजरमेंट विद हाई एक्यूरेसी, उच्च सटीकता के साथ DC मापन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 वाट मीटर विधि का उपयोग करते हुए 3 कला शक्ति के मापन में 2 वाट मीटर द्वारा समान पाठ्यांक पढ़ने पर कला कोण का मान निम्न है। इस प्रकार के प्रश्न मोस्टली जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स है उनमें देखने को मिलते हैं। 2 वाट मीटर मेथड के क्वेश्चंस, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पर 2 वाट मीटर दोनों की रीडिंग सेम है, तो जो फेज एंगल है उसके बारे में पूछा है कि फेज एंगल का मान क्या होगा। जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोण है उसका मान पूछा है। तो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री या 90 डिग्री? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो 0 डिग्री है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। एंगल है, फेज एंगल, उसको निकालने का जो फार्मूला है वो आपका है tan इनवर्स √3 W1 - W2 अपॉन में W1 + W2।
ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस कितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, चारों कॉम्बिनेशंस आप इसको इसमें डाटा पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं पहला पहला केस है। दोनों मीटर की रीडिंग समान एवं धनात्मक है। तो इस केस में W1 और W2 दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ऊपर हो जाएगा W1 माइनस W1, तो ये हो जाएगा 0। तो टेन इनवर्स 0 का मान 0 डिग्री होता है। तो कोण कितना आ जाएगा आपका 0 डिग्री। और अगर आपको पावर फैक्टर निकालना है तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो ये पावर फैक्टर आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस लिया है यहाँ पर, 1 मीटर दूसरे मीटर की 2 गुना रीडिंग देता है। दैट मीन्स W2 इक्वल्स टू W1। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी टेन इनवर्स और टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 और टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 का मान 30 डिग्री होता है। तो पावर फैक्टर निकालेंगे तो cos 30 डिग्री का मान आ जाएगा 0.866। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करके रखना, W2 इक्वल्स टू W1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आएगी 1 अपॉन रूट 3 और टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 का मान 30 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू 30 डिग्री आ गई और पावर फैक्टर निकालेंगे तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है 0.866। अगला है 1 मीटर शून्य रीडिंग देता है। तो 2 वाट मीटर उसमें से 1 मीटर अगर 0 रीडिंग देता है तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। तो W2 को 0 पुट कर दो, W1 से W1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये वैल्यू 0 हो गई पीछे वाली, W1 कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचेगा टेन इनवर्स रूट 3 और टेन इनवर्स रूट 3 का मान 60 डिग्री होता है। तो आपका एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। और यहाँ से अगर हम पावर फैक्टर निकालेंगे तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 यानी कि 0.5। ऐसे ही दोनों की रीडिंग सेम तो है लेकिन अपोजिट है, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन्फिनिटी और टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मान 90 डिग्री होता है। तो पावर फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा कोस 90 डिग्री का मान 0। तो पावर फैक्टर आ जाएगा 0। तो आपको ये चारों केस याद रखना है। इन चारों केस से क्वेश्चंस अलग अलग टाइप से एग्जाम में पूछे गए हैं। कभी ये वाला केस दे देंगे, कभी ये वाला केस दे देंगे। तो इस टाइप से आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? 3 वाट मीटर पद्धति, 2 वाट मीटर पद्धति, 4 वाट मीटर पद्धति या 1 वाट मीटर पद्धति? देखिए, संतुलित या असंतुलित भार में हम 3 वाट मीटर पद्धति का भी प्रयोग कर सकते हैं और 2 वाट मीटर पद्धति का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम 2 वाट मीटर पद्धति के द्वारा संतुलित और असंतुलित भार में पावर मेज़रमेंट कर सकते हैं, तो फिर 3 वाट मीटर की ओर क्यों जाएँ? कहने का मतलब ये है कि जब 2 वाट मीटर से हमारा काम हो रहा है, मेज़रमेंट हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 वाट मीटर मेथड होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 3 वाट मीटर पद्धति के द्वारा हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते। हम 3 वाट मीटर पद्धति के द्वारा भी संतुलित और असंतुलित लोड के लिए पावर मेज़रमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास 2 वाट मीटर सफिशिएंट है पावर मेज़रमेंट के लिए, तो हम 3 वाट मीटर पद्धति की ओर क्यों जाएँ? ध्यान रखना, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें 2 ही वाट मीटर प्रयोग होते हैं 3 फेज़ के लिए पावर मेज़रमेंट के लिए। तो आपका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 वाट मीटर पद्धति सिंगल फेज़ के लिए प्रयोग की जाती है और 1 वाट मीटर पद्धति 3 फेज़ के लिए भी प्रयोग की जाती है जब बैलेंस लोड हो। क्योंकि अगर तीनों फेज़ पे लोड बैलेंस होगा, तो किसी भी एक फेज़ में हम पावर मेज़रमेंट करके उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अनबैलेंस लोड है तो फिर आपको 2 वाट मीटर पद्धति का प्रयोग करना होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक मल्टीमीटर का मापन नहीं कर सकता है, मतलब मल्टीमीटर के द्वारा किसका मेज़रमेंट नहीं लिया जा सकता? धारा का, वोल्टेज का, आवेश का या प्रतिरोध का? धारा का मेज़रमेंट हम कर सकते हैं, वोल्टेज का भी मेज़रमेंट हम ले सकते हैं, प्रतिरोध का मेज़रमेंट भी हम ले सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आवेश, इसका मेज़रमेंट हम मल्टीमीटर के द्वारा नहीं ले सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, इंसुलेशन प्रतिरोध यानी कि रोधन प्रतिरोध मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर या मेगर? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसी केबल का या किसी मशीन का अगर हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालना है,
तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मेगर का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेगर। एक ऊर्जा मीटर का स्थिरांक होता है। बिल्कुल, इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एनर्जी मीटर से रिलेटेड। साथ ही कुछ वैल्यू भी दी जाएगी आपको कि 1500 चक्कर प्रति किलोवाट आवर है और इतने चक्कर टोटल हुए हैं तो कितना किलोवाट आवर या कितनी यूनिट बनेगी। इस प्रकार के प्रश्न भी इस ऊर्जा मीटर या आपके एनर्जी मीटर से पूछे गए हैं। तो स्थिरांक अगर हमें पता होगा तो हम उतना मल्टीप्लाई करके किलोवाट आवर निकाल सकते हैं। तो स्थिरांक क्या होता है उसका? चक्कर प्रति किलोवाट आवर। मतलब इतने चक्कर लगने के बाद उसमें 1 यूनिट बन जाएगा या 1 किलोवाट आवर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे इसको समझिए ऐसे कि 1500 चक्कर प्रति किलोवाट आवर किसी मीटर का स्थिरांक है और आपसे पूछा जाए कि अगर वो 3000 चक्कर पूरे करता है, तो उसमें कितनी यूनिट बनेंगे? तो जब भी वो 1500 चक्कर पूरे करता है, तो 1 किलोवाट आवर का निर्माण होता है। तो अगर 3000 करेगा तो कितना? 2 यूनिट का उसमें यूनिट बनेगी, 2 यूनिट, क्योंकि किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। तो 1500 चक्कर में 1 यूनिट, तो 3000 में 2 यूनिट। तो ये ध्यान रखना आपकी ऊर्जा मीटर का जो स्थिरांक होता है चक्कर प्रति किलोवाट आवर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केल्विन ब्रिज का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। धारा, धारिता, प्रेरकत्व या निम्न प्रतिरोध। तो जो केल्विन ब्रिज या केल्विन डबल ब्रिज भी कई बार प्रश्न में दिया रहता है, तो उसका जो प्रयोग है वो निम्न प्रतिरोध मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही हैं। कोई आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, कोई एसएससी जेईई में पूछा गया प्रश्न है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए हैं मैंने और कोशिश करी है कि इन क्वेश्चनों से आपके बाकी क्वेश्चन भी कवर करें। देखिए मैंने यहाँ पर 7 ब्रिज टोटल लिए हैं समझाने के लिए आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज मध्यम प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाता है। केल्विन ब्रिज बहुत कम प्रतिरोध, जो कि क्वेश्चन में दिया था अभी। मैक्सवेल का प्रेरकत्व ब्रिज ब्रिज प्रेरकत्व के लिए प्रयोग किया जाता है। हे ब्रिज, ये भी प्रेरकत्व के लिए प्रयोग किया जाता है। एंडरसन ब्रिज, इसका प्रयोग भी प्रेरकत्व के लिए प्रयोग किया जाता है। ओवन ब्रिज, इसका प्रयोग भी प्रेरकत्व के लिए किया जाता है। और वेन ब्रिज, इसका प्रयोग धारिता एवं आवृत्ति के लिए किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रिजेस हैं, इनको आप याद रखें और किसका प्रयोग क्या मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो कभी ब्रिज से क्वेश्चन आए तो आप इसको सही करके आए। बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है अनंत, शून्य, बहुत अधिक या बहुत कम। तो एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है आंतरिक प्रतिरोध वो होता है शून्य। ध्यान रखना आप। और ऐसे ही अगर आपसे आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाए तो वो होता है अनंत। यहाँ पर अमीटर का पूछा है तो इसका होगा शून्य। इसकी जगह क्वेश्चन में अगर वोल्ट मीटर दिया होता तो उसका अनंत होता। ये दोनों डाटा आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक उपयंत्र का टार्क और भार का अनुपात दर्शाता है। ये एचपीसीएल अप्रैल 2019 का पूछा गया प्रश्न है। फिडेलिटी, चयनता यानी कि सिलेक्टिविटी, अगला है संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी, और ऑप्शन नंबर डी यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी। तो जो टॉर्क और भार का अनुपात होता है वो होता है आपका संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गर्म तार अमीटर है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का यूज अगर हम अमीटर के लिए कर रहे हैं उसके बारे में पूछा है। केवल डीसी परिपथ के लिए उपयुक्त है, उच्च शुद्धता उपकरण, केवल एसी परिपथ के लिए उपयुक्त है, एसीएम डीसी परिपथ के लिए समान पाठ्यांक। तो जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एसीएम डीसी परिपथ के लिए हमें समान पाठ्यांक प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एसीएम डीसी परिपथ के लिए समान पाठ्यांक। एनर्जी मीटर उपयोग में न होने पर भी धीरे धीरे चलता है, यह त्रुटि कहलाती है। मतलब एनर्जी मीटर जब हमारे घर के सारे लोड बंद है, घर में कोई लोड ऑन नहीं है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो पुराने एनर्जी मीटर है वो उसका जो पहिया है वो धीरे 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 घूमता रहता है। तो उस दोष को क्या कहते हैं?
स्पीड एरर, फेज एरर, क्रिम्पिंग एरर या इनमें से कोई नहीं। बिना लोड के भी अगर आपका मीटर धीरे-धीरे घूम रहा है तो उसको हम लोग क्रिम्पिंग एरर कहते हैं, यानी कि मंद विरूपण त्रुटि। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वोट मीटर रिक्त स्थान पावर को मापता है। वास्तविक शक्ति, रिएक्टिव, वास्तविक और रिएक्टिव या आभासी शक्ति। जो वोट मीटर है वो वास्तविक शक्ति को मेजरमेंट करता है, क्योंकि देखिए वास्तविक शक्ति का मात्रक वाट होता है और मीटर का नाम भी वोट है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि वोट मीटर किसको मेजर करेगा? केवल एक्टिव पावर को, यानी कि वास्तविक शक्ति को। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर किस प्रकार का यंत्र है? इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंडिकेटिंग या इनमें से कोई नहीं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रीडिंग को जोड़ते जाते हैं, मतलब समय के साथ उसमें एडिशन होता रहता है। तो जो एनर्जी मीटर है आपका वो इंटीग्रेटिंग टाइप का मीटर है। कुछ रिकॉर्डिंग टाइप के भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो समय अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग वैल्यू आपको रिकॉर्ड करके देते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर आता है, तो ये रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। लेकिन जो सिंपल वोल्टमीटर है, वो आपको इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में हम उनको लेते हैं। क्योंकि जब भी आप वोल्टमीटर से रीडिंग लेंगे, तो वो इंडिकेट करेंगे कि अभी जो वैल्यू है वो, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मान लें कि आपने वोल्टमीटर को सप्लाई में कनेक्ट किया और उसने रीडिंग दी 200 वोल्ट, तो वो इंडिकेट कर दिया उसने। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट करेंगे वापस से वो 0 पोज़ीशन पे आ जाएगा। मतलब केवल इंडिकेटिंग का काम करेगा। वो ये नहीं बताएगा कि आपने इस टाइम पे जो रीडिंग ली थी, वो इतने वोल्ट थी। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग कैटेगरी में आते हैं, जो अलग-अलग समय पे अलग-अलग वोल्टेज की वैल्यू हमें प्रोवाइड करवाते हैं। और इंटीग्रेटिंग में समय के साथ वो वैल्यू जुड़ती जाती है। जैसे आपका घर का एनर्जी मीटर, अभी आपके घर में जो रीडिंग है वो अगले महीने और जुड़ के आएगी, फिर अगले महीने और जुड़ेगी, मतलब उनका एडिशन होता रहेगा। वो इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो अगर आपसे से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है, तो वो इंटीग्रेटिंग टाइप का है, ध्यान रखना। और वोल्ट मीटर, अमीटर ये सभी इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चल लो मूविंग आयरन माप यंत्र का पैमाना होता है एक समान, रैखिक, अरैखिक या उपरोक्त सभी। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उनका पैमाना अरैखिक होता है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये ये जो सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल है। और यहाँ पैमाना देखिए आप, 0 से 50 के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। फिर 50 टू 100 के बीच में डिफरेंस बढ़ गया, 100 टू 150 स्केल में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, और फिर 150 से 200 में थोड़ा-सा और डिफरेंस कम हो गया। तो ये अरेखीय पैमाना है, एक जैसा पैमाना यहाँ पर नहीं है। तो ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो पैमाना होता है वो अरेखीय होता है। पीएमएमसी प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इनका पैमाना रेखीय होता है और ये डीसी मेजरमेंट के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15 सभी में एक समान है स्केल। तो पीएमएमसी प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एक समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, डैम्पिंग टॉर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑसिलेशन बढ़ाता है, ऑसिलेशन कम करता है, ऑसिलेशन अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसकी जो सुई है वो फाइनल रीडिंग पे जाके रुकती नहीं है। वो एक जगह अगर रुक जाए, अगर बार-बार वो मूव करेगी तो हम उसको बोलते हैं डैम्पिंग। इधर से उधर से उधर ऑसिलेशन बोलते हैं उसको। जब ऑसिलेट करती है एक एक ही वैल्यू पर, वो रुकती नहीं है। तो अगर वो एक उसको एक वैल्यू पर रोकना है तो उसके लिए हमें डैम्पिंग टॉर्क का प्रयोग करना पड़ता है। तो डैम्पिंग टॉर्क का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये ऑसिलेशन को क्या करता है? कम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पीएमएमसी यंत्रों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल औसत मान को मापन करता है, इसका पैमाना रेखीय है, बल आघूर्ण नियंत्रण है तो स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, या अवमंदन बल आघूर्ण वायु घर्षण अवमंदन द्वारा प्रदान किया जाता है।
ऑप्शन 1 है 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 2 और 4 सही है या 1, 2 एवं 4 सही है। मतलब इन चारों में से जो सही वैल्यू है वो है पहला, यह केवल औसत मानों को मेज़रमेंट लेता है क्योंकि डीसी है, डीसी में एवरेज वैल्यू को मेज़रमेंट करता है। इसका पैमाना रेखीय है, मैंने अभी बताया आपको, इसका जो पैमाना होता है वो रेखीय होता है और बल आघूर्ण नियंत्रण हेतु स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही है। एक और चीज़ साथ में ध्यान रखना कि जो स्प्रिंग बनी होती है उसकी, वो होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज़ की इस स्प्रिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये विशेष ध्यान रखना आप क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो स्प्रिंग बनी होती है वो किस धातु की या किस मटेरियल की बनी होती है? तो फास्फोरस ब्रॉन्ज़ आप याद रखना। अगला प्रश्न है, वोल्ट मापी का परास बढ़ाने के लिए हम क्या संयोजित करना चाहिए? वोल्ट मापी के श्रेणी में उच्च मान प्रतिरोध, वोल्ट मापी के श्रेणी में निम्न मान प्रतिरोध, वोल्ट मापी के समांतर में उच्च मान प्रतिरोध या वोल्ट मापी के समांतर में निम्न मान प्रतिरोध। तो जो वोल्टमीटर की अगर हमें रेंज बढ़ाना है तो उसकी श्रेणी क्रम में हमें हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही आंसर है यहाँ पर, वोल्ट मापी के श्रेणी में उच्च मान प्रतिरोध। अब देखिए, वोल्टमीटर की परास बढ़ाने के लिए श्रेणी में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़ा जाता है क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ऐड करेंगे तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो वोल्टेज प्लस पहले का जो वोल्टेज मिल रहा था ये दोनों जुड़ के हमें ज़्यादा वोल्टेज का वोल्टमीटर मिल जाएगा या ज़्यादा वोल्टेज हम उससे मेजरमेंट कर लेंगे। वैसे ही अगर अमीटर की रेंज बढ़ाना है तो जो करंट अभी अमीटर में जा रहा है नॉर्मल और ज़्यादा करंट हमें फ्लो करवाना है तो उसके लिए हम उसके समांतर में एक और वायर लगाएंगे, एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे जो हमें करंट प्रोवाइड करवाएगा, एक और करंट का रास्ता हमें वहाँ से मिलेगा। तो ध्यान रखना कि अमीटर की परास बढ़ाने के लिए समांतर क्रम में हम निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। उससे क्या होगा कि जब हम समांतर में एक रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो उसमें भी करंट फ्लो होगा और जो पहले से जो अमीटर लगा हुआ था उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो दोनों करंट ऐड होके हमें ज़्यादा करंट का अमीटर मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वोल्टमीटर का भी और अमीटर का भी। चलिए, क्या ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए। किसी प्रकार का कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।